हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूनर क्लैरिटी, जहां हर रोज हम बढ़ाते हैं अपनी नॉलेज की क्वालिटी। आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स जो एग्जाम्स और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में काम आएंगी। सो लेट्स बिगिन। तो हमारे सामने फोर वर्ड्स हैं: स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट एंड नेशन स्टेट। मोस्टली हम इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं क्योंकि हमें इनके बीच के डिफरेंसेस नहीं पता होते। तो आइए जानते हैं क्या डिफरेंसेस है इन वर्ड्स में। तो फर्स्ट इज स्टेट। स्टेट एक पॉलिटिकल और लीगल कंसेप्ट है। इसके फोर एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज टेरिटरी। हर स्टेट की एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, एक सीमा होती है। सेकेंड इज पॉपुलेशन। उस टेरिटरी के अंदर कुछ लोग रहते हैं जो कि उस स्टेट की पॉपुलेशन होती है। थर्ड इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो इंस्टीट्यूशंस और वो लोग होते हैं जो मिलकर मैनेज करते हैं स्टेट के अफेयर्स को। फोर्थ इज सॉवरेनिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी बाहर से आपके स्टेट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप स्वतंत्र हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो स्टेट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो स्टेट एक ऐसा सॉवरेन पॉलिटिकल यूनिट है जिसके पास अपनी टेरिटरी है, पॉपुलेशन है और गवर्नमेंट है। जैसे कि इंडिया, इंडिया एक स्टेट है। अब बात करते हैं नेशन की। नेशन एक कल्चरल और इमोशनल कंसेप्ट है। नेशन में लोग सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज या सेम हिस्ट्री शेयर करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, उनमें यूनिटी की फीलिंग होती है। आसान शब्दों में, नेशन बॉर्डर से नहीं बल्कि लोगों की फीलिंग से बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो सिस्टम है जो स्टेट को चलाता है। इसका काम है लॉज बनाना, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो सिंपली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट होती है वो लोग और वो इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट को मैनेज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मिलकर बना है एक नेशन से और एक स्टेट से। एक ऐसा स्टेट जहां मेजॉरिटी लोग सेम नेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी कॉमन होती है। जब नेशन और स्टेट एक साथ मिलते हैं उसे नेशन स्टेट कहते हैं। उन ऐसे नेशंस जो सॉवरेन होते हैं, जो अपने खुद से डिसीजंस ले सकते हैं, जिनके पास टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होती है और एक गवर्नमेंट होती है, उनको हम नेशन स्टेट्स कहते हैं। इंडिया भी एक नेशन स्टेट है। और एग्जांपल्स देखें तो जापान एक नेशन स्टेट है, यूएसए एक नेशन स्टेट है। तो एक बार जल्दी जल्दी से इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट एक पॉलिटिकल और लीगल एंटिटी है जिसके फोर कंपोनेंट्स हैं: सॉवरेनिटी, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट। नेशन एक कल्चरल और इमोशनल एंटिटी है जो कि लोगों की फीलिंग्स से जुड़कर बना है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्टेट को चलाने वाली बॉडी होती है। और नेशन स्टेट बना है नेशन और स्टेट के कॉम्बिनेशन से। अब तक हमने समझा कि स्टेट, नेशन और गवर्नमेंट क्या होता है। अब सवाल आता है, इन सबको कंट्रोल और गाइड कौन करता है? यहीं से आता है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट। लॉ, सबसे पहले लॉ क्या होता है ये समझते हैं। लॉ वो रूल्स होते हैं जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं या कोर्ट्स के द्वारा डेवलप होते हैं जब कोर्ट के डिसीजंस आते हैं। इनका क्या काम क्या होता है? ये राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और ड्यूटीज इन्फोर्स कराते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो लॉ सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रूल्स का सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स, जैसे कि हेलमेट पहनना, सिग्नल फॉलो करना, ये सब लॉज हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक देश का सुप्रीम लॉ होता है। ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी। सिंपल शब्दों में समझो तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लूप्रिंट है जो पूरे देश को चलाने का फ्रेमवर्क देता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, कोई भी लॉ इसके खिलाफ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं राइट्स की।
राइट्स क्या होते हैं? ये वो फ्रीडम्स या इंटाइटलमेंट्स हैं जो हर इंडिविजुअल को मिलते हैं। इनका मेन पर्पस होता है सिटीजन्स को स्टेट के मिसयूज से प्रोटेक्ट करना। राइट्स हमें फ्रीडम देते हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ। राइट्स हमेशा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, स्टेट से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आते हैं ड्यूटीज पर। ड्यूटीज क्या हैं? ये सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे लॉ को फॉलो करना, देश का सम्मान करना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना। सिंपल शब्दों में कहें तो ड्यूटीज आर ऑब्लिगेशंस जो कि एक कंट्री के सिटीजन्स पर लागू होती हैं। जहां राइट्स मिलते हैं वहां ड्यूटी भी निभानी पड़ती है। तो अब इन चारों को एक बार रिकैप कर लेते हैं। लॉ रूल्स होते हैं सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है एक कंट्री का, राइट्स फ्रीडम्स और इंटाइटलमेंट्स होते हैं, और ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब हमने लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स और ड्यूटीज समझ लिए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, पावर एक्चुअली काम कैसे करती है और कौन इसे सही ठहराता है? यहीं से कंसेप्ट्स आते हैं। सबसे पहले पावर, कि आखिर पावर है क्या? दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करने की क्षमता, कैपेसिटी और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर्स, इसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि जबरदस्ती भी कोई अपनी पावर किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज कर सकता है, तो फोर्स से कर सकते हैं, वेल्थ से, पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनी पोजीशन का या अपने एक्सपर्टाइज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर मतलब दूसरों को अपनी बात मनवाने की एबिलिटी। जैसे एक टीचर क्लास में कंट्रोल करती है, तो वो क्या है? एक पावर है। लेकिन क्या सिर्फ पावर काफी है? अब आता है लेजिटिमेसी का कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेजिटिमेसी का मतलब है लोगों द्वारा किसी अथॉरिटी या सिस्टम को एक्सेप्ट करना। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो वो पावर लेजिटिमेट नहीं होगी। यानी लोग मानते हैं कि ये सही है और उसे फॉलो करते हैं, तो वो पावर लेजिटिमेट होती है। जब पावर को लोग विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं तो लेजिटिमेसी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग सरकार के रूल्स को सही मानते हैं तो वो लेजिटिमेट है, तो वो गवर्नमेंट भी लेजिटिमेट है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग, अथॉरिटी। अथॉरिटी का कंसेप्ट बना है पावर और लेजिटिमेसी से बनकर, मिलकर। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पावर काफी नहीं है, बल्कि एक्सेप्टेड पावर जब आती है तो आपको किसी चीज की अथॉरिटी मिलती है। अथॉरिटी वो पावर है जिसे लोग सही मानते हैं और वॉलेंटरीली फॉलो करते हैं। पुलिस के पास पावर भी है और लोग उसे मानते भी हैं, इसलिए अथॉरिटी है। लेकिन अगर लोग एक्सेप्ट ना करें तो फिर अथॉरिटी वीक हो जाती है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सॉवरेनिटी का, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो सॉवरेनिटी क्या है? सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। सॉवरेनिटी का मतलब है हाईएस्ट अथॉरिटी, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, अपनी टेरिटरी में खुद रूल करने की क्षमता होती है। किसी स्टेट के अंदर सबसे ऊपर की पावर को हम सॉवरेनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेता है, इसलिए सॉवरेन है। तो अभी इनको जल्दी से रिकैप करते हैं। पावर क्या है? इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी। लेजिटिमेसी क्या है? पॉपुलर एक्सेप्टेंस, जब लोग एक्सेप्ट करते हैं तो लेजिटिमेसी आती है। अथॉरिटी क्या है? एक्सेप्टेड पावर को अथॉरिटी कहते हैं। और सॉवरेनिटी क्या है? सुप्रीम पावर को सॉवरेनिटी कहा जाता है। यानी हर अथॉरिटी के पीछे पावर और लेजिटिमेसी दोनों होते हैं। अब तक हमने स्टेट, पावर और अथॉरिटी को समझ लिया, लेकिन अब सवाल आता है कि इन सब का सेंटर कौन है? तो जवाब है सिटीजन्स। सिटीजन्स क्या होते हैं?
सिटीजन्स वो व्यक्ति होते हैं जो किसी स्टेट का लीगली रिकॉग्नाइज मेंबर होते हैं और जिनके पास राइट्स और ड्यूटीज दोनों होते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो सिटीजन्स क्या है? स्टेट का रिकॉग्नाइज मेंबर विद राइट्स एंड ड्यूटीज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का सिटीजन होने पर आपको राइट्स भी मिलते हैं और ड्यूटीज भी निभानी पड़ती हैं। अब आते हैं सिटीजनशिप पर। सिटीजनशिप क्या है? जब सिटीजन होने का लीगल स्टेटस मिलता है तो उस स्टेटस को सिटीजनशिप कहा जाता है। इसे पाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे बाय बर्थ जो कि जन्म से मिल जाता है, बाय डिसेंट जैसे कि पेरेंट्स के थ्रू मिलता है कि अगर हमारे पेरेंट्स किसी कंट्री के सिटीजन्स हैं तो हम भी उस कंट्री के सिटीजन्स बन सकते हैं। उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन और उसके बाद नेचुरलाइजेशन से। सिंपल शब्दों में कहें तो सिटीजनशिप वो स्टेटस है जो आपको ऑफिशियली सिटीजन बनाता है। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंचाइज या सफरेज की। फ्रेंचाइज और सफरेज बोलते हैं वोट देने के अधिकार को, राइट टू वोट को। और इसी से बनता है हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसका मतलब है कि हर अडल्ट सिटीजन को वोट का अधिकार हो, राइट टू वोट हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 18 या उससे ऊपर की एज के लोगों के लिए राइट टू वोट है। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है किसी भी बेसिस पर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। अब इसका एक छोटा सा रिकैप करते हैं। सिटीजन्स स्टेट के मेंबर्स को कहते हैं। सिटीजनशिप सिटीजन को मिलने वाला लीगल स्टेटस होता है। फ्रेंचाइज राइट टू वोट होता है और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि सभी अडल्ट्स को राइट टू वोट है। यानी डेमोक्रेसी में सिटीजन सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अब तक हमने सिटीजन और वोटिंग राइट्स तो समझ लिए, लेकिन क्या सिटीजन सिर्फ वोट देकर ही रोल निभाते हैं? नहीं, कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जिनसे लोग डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं, जिन्हें डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंडम की। रेफरेंडम क्या होता है? जब लोग किसी स्पेसिफिक लॉ या पॉलिसी पर डायरेक्ट वोट देते हैं, उसे रेफरेंडम कहते हैं। ये यूजुअली लीगली बाइंडिंग होता है। पीपल डिसाइड करते हैं डायरेक्टली लॉज का डिसीजन क्या होगा, लॉज बनेगा या नहीं बनेगा। अगर सरकार कोई लॉ बनाना चाहती है और उसे पब्लिक वोट के लिए रखती है तो उसे रेफरेंडम कहा जाएगा। अब आता है प्लेबिसाइट, जहां कंफ्यूजन होता है। प्लेबिसाइट भी वोटिंग है, लेकिन यूजुअली कंसल्टेटिव या एडवाइजरी डिसीजंस के लिए प्लेबिसाइट किया जाता है। यहाँ पर डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है। मोस्टली इसका यूज टेरिटोरियल इश्यूज या सॉवरेनिटी मैटर्स में किया जाता है, जहां पर कंट्री की सॉवरेनिटी इम्पैक्ट हो सके या फिर जहां पर टेरिटरी में चेंजेस आने होते हैं, वहां पर प्लेबिसाइट किया जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इस डिफरेंस को समझे कि रेफरेंडम लीगली बाइंडिंग है और जनरली पर्टिकुलर प्रपोजल्स और इश्यूज के लिए होता है, लेजिस्लेटिव पॉलिसीज के लिए होता है। लेकिन प्लेबिसाइट कंसल्टिव और एडवाइजरी होता है, जो कि टेरिटोरियल या सॉवरेनिटी मैटर्स के लिए इम्प्लाई होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनिशिएटिव क्या होता है। इनिशिएटिव में सिटीजन्स खुद न्यू लॉज या पॉलिसीज प्रपोज करते हैं। कैसे? पेटिशंस के थ्रू, और फिर उसे वोट के लिए ले जाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो लॉ बनाने की शुरुआत सिटीजन्स अगर करते हैं तो उसको इनिशिएटिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग किसी न्यू रूल की डिमांड करें और उसे वोटिंग तक ले जाएं तो उसे इनिशिएटिव कहा जाएगा। अब लास्ट कंसेप्ट है रिकॉल। रिकॉल क्या होता है? जब लोग किसी इलेक्टेड ऑफिशियल को टर्म खत्म होने से पहले हटा सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं। ये भी पेटिशन के थ्रू होता है।
तो पावर टू रिमूव लीडर्स बिफोर टाइम इज कॉल्ड रिकॉल। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनता किसी लीडर से खुश नहीं है तो उसे हटाने की प्रोसेस को हम रिकॉल कहेंगे। तो अब इन 4 शब्दों को भी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। रेफरेंडम क्या है? लॉ पर डायरेक्ट वोट होता है और बाइंडिंग होता है। प्लेबिसाइड ओपिनियन या एडवाइस के लिए होता है। इनिशिएटिव, सिटीजन्स प्रपोज करते हैं लॉ को। रिकॉल में लीडर्स को हटाने के लिए इनिशिएट किया जाता है। अब तक हमने डेमोक्रेसी के टूल्स को तो समझ लिया। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कौन करता है। अब यहाँ बात आती है रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू जैसे कंसेप्ट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। ये कंसेप्ट एवी डाइसी ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं। रूल ऑफ लॉ कहता है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं लॉ के सामने। इसके 3 मेन प्रिंसिपल्स दिए हैं एवी डाइसी ने। फर्स्ट वन इज नो वन इज अबव लॉ, जो कि हमने अभी बात की। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी लॉ से ऊपर नहीं होते हैं। सेकंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सब बराबर हैं। थर्ड इज प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। रूल ऑफ लॉ एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्राइमेसी देता है, उनको ऊपर रखता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ सबसे ऊपर है, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिनिस्टर भी क्राइम करे तो उसे भी सेम लॉ फेस करना होगा जो कि एक नॉर्मल सिटीजन को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। इसका मतलब है कि अगर कोई लॉ प्रॉपरली बना है तो स्टेट आपकी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। यानी कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया और उस लॉ के अकॉर्डिंग आपकी प्राइवेसी, आपकी लिबर्टी अगर हैम्पर हो भी रही है तो वो अलाउड है। ये लॉ का एक नैरो कंसेप्ट होता है। इसी को काउंटर करने के लिए एक नया कंसेप्ट आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको कि ब्रॉड कंसेप्ट माना जाता है, और ये कंसेप्ट लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि जो लॉ है वो फेयर और जस्ट होना चाहिए। अगर लॉ फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, अगर लॉ सही नहीं है तो कोर्ट उसको इनवैलिडेट कर सकता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है या सिटीजन्स के राइट्स को इम्पैक्ट करता है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? लॉ भी फेयर होना चाहिए और प्रोसीजर भी फेयर होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट को ब्रॉड कर देता है। तो डिफरेंस याद रखना है कि जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की हम बात करते हैं तो हम सिर्फ प्रोसेस की बात करते हैं कि प्रोसेस फेयर होना चाहिए, और जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो प्रोसेस के साथ साथ लॉ की फेयरनेस भी देखी जाती है। अब सबसे पावरफुल कंसेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू, जो कि चेक एंड बैलेंस मेंटेन करता है। गवर्नमेंट के एक्शंस को चेक करता है और लॉ को एग्जामिन करता है। ये जुडिशरी को पावर देता है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो कोर्ट उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? कोर्ट किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कैंसिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। अब इसको भी रिकैप कर लेते हैं। रूल ऑफ लॉ, लॉ कहता है कि लॉ सबसे सुप्रीम है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि जो प्रोसेस है वो मैटर करता है कि लॉ कैसे बना है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि प्रोसेस और लॉ की फेयरनेस दोनों इंपॉर्टेंट है, और जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स को पावर देता है कि वो चेक कर सकते हैं लॉज को। ये कंसेप्ट्स गवर्नमेंट पावर को कंट्रोल करते हैं। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को समझा, जैसे कि स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, ड्यूटीज, पावर, सिटीजनशिप और डेमोक्रेसी के डिफरेंट टूल्स के बारे में भी जाना। अगर अच्छे से रिवीजन करते हैं तो आपका बेस काफी स्ट्रोंग हो जाएगा। तो आई होप आप
आपको सब समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।